हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अलका आदिले है और मैं एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट हूँ। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी समय से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ हेल्थ इशू आ गया था और जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो यूटेरस है उसमें फाइब्राइड था, या आप गांठ बोल सकते हैं, वह है, अभी भी है। बट कुछ प्रोसीजर हुए हैं अभी, प्री मेडिकल मतलब कि हो चुका है, मतलब कि एक ऑपरेशन हो चुका है और इसमें रिकवरी में भी टाइम लगता है और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और अभी सेकेंड ऑपरेशन होना बाकी है, जो कि आई थिंक कि इस ऑपरेशन के 10 दिन के बाद उसकी डेट दी जाती है और फिर से एक ऑपरेशन होगा। यह छोटा ऑपरेशन होता है और इसके बाद जो होगा वह बड़ा ऑपरेशन होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यूटेरस में जो है फाइब्रॉइड था, गांठ था, वह उसके लिए मुझे जो है बायोप्सी बोला गया था और साथ में CA-125 दोनों टेस्ट मेरे हो चुके हैं। और ये टेस्ट बोला जाता है कि यह एक माइनर ऑपरेशन होता है, बट रियली बताऊँ यह तो मुझे मेजर ही ऑपरेशन लगा। जिस तरीके से सारा प्रोसीजर एक होता है वह हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मैं डिटेल में अभी आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि आई थिंक कि इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगा। और देखिए, मैं 7 डेज़ में मैं आप लोगों के सामने ही हूँ। मेरी बायोप्सी हुई है, CA-125 हुई है और मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत वीकनेस ज़रूर है जो कि मेरे फेस से भी नज़र आ रहा होगा, बट किसी तरीके से कोई भी पेन नहीं होता है। तो जैसे कि मेरा जो ये ऑपरेशन होना था तो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सबसे पहले हमने अपना जो एडमिट होने का प्रोसेस हुआ, एडमिट होने के बाद से आपको प्रॉपर ग्लूकोज वगैरह जो है बॉटल वगैरह दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, 2 से 3 राउंड्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहीं आप अगर कुछ बोलने में हेर फेर कर रहे हो या कुछ है तो उस चीज़ को उन लोग पूरा नोट कर करके रखते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग लाइक सेमिनार टाइप का पूछा जाता है कि जैसे कि मतलब कि एक फीमेल से ही पूछा जाता है जो कि आखिर यह फाइब्रॉइड किस वजह से हुआ, पास्ट हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो जैसे कि फाइब्रॉइड होने के तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं क्योंकि एक फीमेल जो होती है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वह क्या लॉन्ग समय तक चल रहा है, क्या आपको अभी ब्लीडिंग जो है वह पहले कितने दिन पहले आई हुई हैं, आपका मतलब कि और किस तरीके से कोई पेल्विक पेन है कि नहीं है, आपको यूरिन जो है वह बार बार हो रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, आपके ब्लड में कमी है कि नहीं है। ये हर चीज़ का जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, पूछा जाता है आपसे। और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें किसी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, आपका मिसकैरेज कितना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन लोग अपना रख लेते हैं, अपने आप में एक थ्योरी टाइप का उन लोग अपना रख लिए रहते हैं क्योंकि हम एक पेशेंट होते हैं और पेशेंट के हिसाब से हम जो बताते हैं उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि हर एक पेशेंट का बॉडी अलग होता है, हर एक दवाइयों को सह पाने की जो क्षमता है वह अलग अलग बॉडी में अलग अलग होता है। तो जैसे कि मेरे को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उसके बाद से उसके पहले भी कुछ एलर्जी टेस्ट वगैरह हुआ था कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है किसी चीज़ से। एलर्जी टेस्ट होते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में ही आपको कुछ लिक्विड फॉर्म में आपको ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है। तो मेरे को किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आई थी। और उसके बाद से जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची वहाँ पर भी सेम यही प्रोसीजर हुआ कि क्या आपने कभी स्मोकिंग की है, कभी अल्कोहल लिया है, क्या आपको किसी तरीके से कोई लाइक एंजाइटी या फिर कुछ सफोकेशन या इस तरीके से तो नहीं होता है। तो हर तरीके से वो क्लियर हो जाते हैं। जितने भी उसके जो डॉक्टर्स के असिस्टेंट होते हैं, मशीनें लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। डॉक्टरों को तो खैर बाद में काम होता है, वो बाद में आके अपना जो ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है। तो इस तरीके से मुझे हुआ। वहाँ पर भी मुझे कुछ बॉटल लगाई गई
और एनेस्थेसिया दिया गया। एनेस्थेसिया के लिए यह था कि पहले बीपी वगैरह ये सब चेक हुआ, हाथों में बीपी का वो लगा दिए रहते हैं, ग्लूकोज, एक हाथ में ग्लूकोज है, एक हाथ में बीपी है, ऑक्सीजन मास्क भी लगा के रख दिए रहते हैं। तो इस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद से एनेस्थेसिया दे दिया जाता है। फिर मुझे पूछा गया कि क्या आपको बॉडी में हीटिंग फील हो रही है। मैंने बोला पूरी बॉडी में मुझे हीट हो रही है। बोले कि नहीं, पूरी बॉडी में नहीं हो रही है, आप खुद फील करो कि आपको कमर से नीचे एरिया आपको लग रहा होगा। मैंने बोला कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो जो एसी है, रूम का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ड था, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड था। और उसमें मेरे को जब ये एनेस्थेसिया दिया गया, पूरी बॉडी मेरी सुनी हो गई, मतलब कि कमर से नीचे, ऊपर मेरे को होश था, मैं बात कर पाती थी, सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा था, सब चीज़ें ओके था। और उसके बाद से बोले कि 3 मिनट के बाद बोले कि आप थोड़ा खिसक के ना, जो सीट रहती है, बेड सा कुछ रहता है, मुझे तो एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो आप थोड़ा सा आगे थोड़ा मूव कर लीजिए ताकि लेटने में आसानी होगा। जब मैंने ताकत लगाया, मेरे से बिल्कुल भी हिला नहीं गया। मैंने बोला नहीं हिल पा रही हूँ। उन्होंने जो चादर लगा हुआ था उसे ही पकड़ के खींचा, बोले कि अब ठीक है। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के अंदर में पूरी मेरा जो लेग है वो लाइक बहुत मोटे मोटे ऐसा फील हो रहा था। कितना भी कोशिश करा मैंने, एक उंगली भी नहीं हिल पा रहा था। उसके बाद से अचानक से मुझे सिवरिंग हुआ, बहुत ज़्यादा शरीर कंपकपाने लग गया, क्योंकि जो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे बहुत ज़्यादा दांत कंपकपाने लग गया, हाथ वगैरह। फिर तुरंत ही उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए। मैंने बोला हेडेक हो रहा है। उन्होंने सर भी दबाया, कंधे में दर्द हो रहा था, कंधे भी मेरे अच्छे तरीके से मतलब कि मसाज किए, बोले कि इंजेक्शन भी लगाए, बोले कि अब ठीक है। मैंने बोला हाँ अब ठीक है, मैं ओके हूँ। उसके बाद से डॉक्टरों की एंट्री होती है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल था कि आँखों में पट्टी लगा देते हैं और पूरा कवर कर देते हैं, पूरा हेड जो है वो कवर कर देते हैं। बट मैंने उनको डॉक्टरों के आने से पहले ही बोल दिया था कि मुझे पूरा कवर आप मत करिए, क्योंकि अगर आप मेरा चश्मा हट जाता है, या तो आप मुझे पूरा बेहोश की इंजेक्शन ही दे दीजिए। अगर आप मुझे पूरा बेहोश नहीं कर रहे हैं तो मुझे ना अजीब अजीब से लगता है, मुझे दिखाई भी कम देता है और सुनाई भी कम देता है। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको नहीं करते हैं, बट मैडम ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। मैंने बोला ओके, आप ये मत करिए, मैं ओके हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने सब चीज़ें ओके कर रखा था। उसके बाद डॉक्टर आए, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन खूब बड़ी सी लगी हुई थी मेरे आँख के सामने में। एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ था 2 स्टैंड के साथ में। मैंने किसी डॉक्टर का फेस नहीं देखा, बट यह मुझे पता था कि कौन कौन डॉक्टर ट्रीट करने वाले हैं। आवाज़ से मुझे पता चल रहा था कि अप्रॉक्स 5 to 6 डॉक्टर थे। असिस्टेंट तो ऑलरेडी रहते हैं, जो और साथ में एनेस्थेसिया डॉक्टर वगैरह भी सब वहाँ पे मौजूद थे। तो जो मेन डॉक्टर जो है, जो ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने एलईडी लगाया हुआ था। मैं तो अपना आराम से एलईडी देख रही थी, बहुत ही सुंदर पिक्चर वगैरह सब दिखाई दे रहा था, इंटरनली मेरा पार्ट्स जो है। और वो अपने जो है मेडिकल टर्म्स में बात कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरा फाइब्रॉइड जो है फ्रेंड्स, वह एक नहीं था, 13 सेंटीमीटर का एक था, एक 6 सेंटीमीटर का है, अभी तो खैर ऑपरेट होगा, और एक 5 सेंटीमीटर का है। बट ये 3 फाइब्रॉइड होने के बावजूद भी मुझे किसी तरीके से कोई पेन नहीं है, किसी तरीके से कोई जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या पीरियड्स बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इरेगुलर नहीं है, कोई मंथ नहीं, किसी तरीके से मेरे बॉडी में पेन है। तो मैं डॉक्टर के पास क्यों गई? केवल इस रीज़न से, क्योंकि मेरे पेट में जो है थोड़ा सा उभार आने लग रहा था। मुझे पता तो था कि हाँ मेरे को फाइब्रॉइड है, बट 4-5 साल पहले जो है वह एमएम में था और अब वह सीएम में हो चुका है। और केवल यही वजह है कि किसी चीज़ को अगर हम ज़्यादा देर तक अपने बॉडी में कैरी करते हैं तो वह कैंसर का रूप हो जाता है, और इसीलिए ही CA 125 का फर्स्ट ट्रीट होता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आपका जो यूटेरस है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब कि जहाँ मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, वह है जो जिम्स हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ अपनी। और वहाँ पर जितने भी डॉक्टरों ने अलग अलग जब भी उन्होंने ये किया, तो उसमें यह बोला जाता है कि अगर आपकी एज 45 ईयर्स एबव है या 45 ईयर्स तक है, तभी हम उसको निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि आपको बच्चा नहीं लेना होता है। मैंने बोला कि
मेरा एक ही बेबी है, 13 टू 14, 13.5-14 साल का मेरा बच्चा है। उन्होंने बोला कि आपने दूसरा और क्यों नहीं किया, आपको ले लेना चाहिए था, शायद ये चीज़ें ना होती। इसीलिए ही बोला जाता है कि बच्चे जितना जल्दी हो सके करके ख़त्म कर देना चाहिए। खैर मुझे एक ही बेबी रखना था, तो डॉक्टरों ने अपना ट्रीटमेंट कर दिया और उसके बाद से सब चीज़ें ओके हैं, किसी तरीके से कोई पेन नहीं है। हाँ, एनेस्थेसिया का जो टाइमिंग है वह मतलब कि लग जाता है टाइम 6-7 घंटे, और 6-7 घंटे के बाद से मैं बिल्कुल ओके हूँ, किसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और बस वीकनेस है क्योंकि अंदर से सारा जो फ्लूइड है वह निकल जाता है। अब क्या हुआ वह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ उस जो टिश्यू है, जो फाइब्रॉइड है, उससे टिश्यू लिया जाता है जो कि बायोप्सी कहलाता है, और साथ में जो लिक्विड और ब्लड लिया जाता है वह CA-125 होता है। और मेरा जो तुरंत ही 24 आवर्स के अंदर में हमारे पास रिपोर्ट भी आ जाता है, और उसमें मेरा जो लेवल है वह केवल 19 है। अगर CA-125 में 35 से अगर मैक्सिमम जाता है, 35 जो यूनिट है अगर उससे लेवल ऊपर जाता है तो वह कैंसरस का चांस रहता है, लेकिन 35 से 100 के बीच में वह एक तरीके से नॉर्मल या फिर उसका काउंट डाउन जो है वह कम करने की कोशिश किया जाता है। अगर उससे ऊपर है तो वह डेंजरस हो जाता है। मेरा 19 है, तो किसी तरीके से कैंसरस तो नहीं है। CA-125 में यह रिजल्ट पता चल गया है, लेकिन अभी भी जो टिश्यू है और कुछ ब्लड सैंपल वगैरह है वह बेंगलोर भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने में 10 दिन का वक्त लगेगा, और उसके बाद ही सेकेंड जो है ऑपरेशन है वह किया जाएगा। और सेकेंड ऑपरेशन में फ्रेंड्स जो है वह डॉक्टरों ने डिसाइड किया है कि वह पहले जो है मायोमेक्टमी करेंगे, हिस्टेरेक्टमी नहीं करेंगे। मायोमेक्टमी में यह होता है कि जो गांठें हैं उनको काटकर अलग कर देना, और हिस्टेरेक्टमी जो होता है उसमें होता है यूटेरस को ही पूरा बाहर निकाल देना। बट मेरी एज अभी वैसा नहीं है, और उनको लगता है कि प्रोसीजर जो है मायोमेक्टमी से वह हो जाएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जो मेरा रिपोर्ट है उसमें भी मायोमेक्टमी ही लिखा हुआ है। अब इन द फ्यूचर मुझे नहीं पता कि वह हिस्टेरेक्टमी होगा कि क्या होगा, बट यस अभी जो मेरा रिपोर्ट है उसमें मायोमेक्टमी का ही जिक्र किया गया है। तो बस यही मुझे मैसेज देना था कि नर्वस नहीं होना है, किसी तरीके से कोई चिंता नहीं करना है। चीज़ें प्रोसीजर है, लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ, आपको भी समझा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ हुआ था मेरे साथ में, एक घटना बताती हूँ आपको कि जब ऑपरेशन हो गया था मुझे जनरल वार्ड में तो नहीं शिफ्ट किया गया था। ऑपरेशन के बाद आपको एक और रूम में रखा जाता है, और वहाँ पे मुझे फ्लूइड चढ़ाना, मतलब कि फ्लूइड जो है वह देर से चढ़ा था, कि क्या हुआ था नहीं पता। बट मेरे सामने में मेरे हस्बैंड और एक भाई साहब थे, वो बात कर रहे थे कि ऑपरेशन तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया, अब मैं कल या फिर आज शाम को जैसे है ड्यूटी जाके ज्वाइन कर लूँगा। ये मेरे हस्बैंड की बातें थी। उसके बाद से सडनली से 1 मिनट के अंदर में मुझे पैनिक अटैक आया था। और पैनिक अटैक ऐसा नहीं था कि किसी मेरे बॉडी में पेन हो रहा हो, वो मेरे मतलब कि इस तरीके से हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा होने लग गया था, और जो हार्ट है वह स्क्वीज़ होने लग गया था। तुरंत फास्ट में सारे डॉक्टर भागे भागे आए, और उन्होंने तुरंत ही चीज़ों को हैंडल कर लिया। बोले कि आखिर हमने सब चीज़ें तो किया हुआ है, आखिर यह चीज़ क्यों हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो है वह हो जाती हैं, है ना। तो वही है, अब तो सब चीज़ें नॉर्मल है, अब तो मैं आराम से सब चीज़ें खा पी रही हूँ। ऑपरेशन के 1 से 2 दिन के अंदर में आपको खिचड़ी दलिया वगैरह ये सब आपको लेना होता है, लिक्विड जूस लेना होता है, बाहर का जूस नहीं, जो रियल फ्रूट्स आते हैं यही लेना होता है। और साथ में केवल 2 दिन ही बस खाना होता है, और उसके बाद से थोड़ा आपको जो है सारा चीज़, मतलब कि जो आप अनाज खाते हैं, दाल चावल सब्जी, सब चीज़ ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीच बीच में, और कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। टेबलेट तो अपना काम करता ही रहता है। तो बस यही है फ्रेंड्स, मेरा एक तो ऑपरेशन हो चुका। ऑपरेशन ही समझिए, इसको बोलते हैं माइनर होता है, बट इसमें पूरी शरीर हिल जाती है।
और थोड़ा सा मेरे को ना जो माइंड का कॉन्शसनेस है इसका भी थोड़ा मेरे को इशू लग रहा है, क्योंकि समटाइम्स अभी इस वीडियो में भी पता चल रहा होगा, वीकनेस तो है ही है, साथ में ही थोड़ा कॉन्शस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि चीज़ें जो है ऐसे लगता है कि ज़्यादा देर मुझे नहीं बैठना है, आराम करना है, लेट जाना है, थोड़ा सा चलना है, फिर आके लेट जाना है। तो ये चलेगा अभी अब ये 1 वीक के बाद ही मैं थोड़ा और अच्छा एनर्जेटिक हो पाऊँगी। सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन पर हैं और मैं ओके हूँ। और रही बात की जो हमारा, जैसे कि मैं हाउसवाइफ एस्पिरेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, LT GIC की तैयारी कर रही हूँ, तो करेंगे। अभी PGT का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गया है ना, TGT का भी ऐसा ही है, लेकिन अब फोकस केवल LT और GIC का होगा। अब ये केवल ये मंथ तो देखिए त्योहारों में निकल जाने हैं और थोड़ी बहुत ही पढ़ाई चलती रहेंगी, तो ये मत समझिएगा कि मैं पीछे हट गई हूँ या पढ़ाई नहीं करूँगी, पढ़ाई करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से एक फुल एनर्जी के साथ में। अभी जो हेल्थ इशू आ रहा है उसको एक समय के बाद में बिल्कुल कवर अप कर देना है और फिर पूरी एनर्जी के साथ में लग जाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, देन ओके, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, अपना प्यार बना के रखिए। धन्यवाद।